हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुधीर और आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको एयरफोर्स एक्स के बारे में बताऊँगा। और जो लोग इसमें जाने के लिए पैशनेट हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है कि मेरे को सिर्फ एंड सिर्फ एयरफोर्स ज्वाइन करना है, उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो प्लानिंग बताऊंगा, उससे तुम्हारा सपना साकार हो जाएगा और 101% यू विल अचीव योर डेस्टिनी विद इन ए सिंगल अटेम्प्ट। अगर मैं जो स्ट्रैटेजी, अगर मैं जो प्लानिंग, जो तरीके मैं बता रहा हूँ, अगर आप उन सब को फॉलो करेंगे तो विद इन ए सिंगल अटेम्प्ट यू विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। बट उसके लिए आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उनको अगर फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली अचीव योर टारगेट। तो हाउ टू क्रैक एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट प्रेजेंटेड बाय मोशंस एकेडमी। और इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी, इस एग्ज़ाम के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। सेकंड वन इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम एनालिसिस, कि एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम है उसको एनालाइज करेंगे, किस तरीके से हम लोग अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालाइज करके हम लोग अपना स्कोर किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिज़िकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। फिर जो सेकंड फेज़ जो आता है जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन और एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रेटजी टू फॉलो फॉर रिटन एग्ज़ाम। देखो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की अगर तैयारी कर रहे हो तुम लोग, तो सबसे पहला फेज़ आता है रिटन एग्ज़ाम का। और रिटन एग्ज़ाम के बाद फिज़िकल, मेडिकल और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो भी एयरफोर्स के अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं वो होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम आता है। तो जनरली क्या करते हैं, बच्चों को अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना होता है, वो क्या करते हैं, शुरू में आते हैं कि उनको बता दिया जाता है कि भाई एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 11वीं-12वीं की फ़िज़िक्स आती है या फिर मैथमेटिक्स आती है, 11वीं-12वीं की इंग्लिश आती है। वो तुरंत क्या करते हैं, किताब उठाते हैं 11वीं-12वीं की और लग जाते हैं 11वीं-12वीं की पूरी स्टडी करने को। तुमने पूरी 11वीं-12वीं की फ़िज़िक्स पढ़ ली, तुमने पूरी 11वीं-12वीं की मैथमेटिक्स पढ़ ली, फिर भी तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। तो रीज़न क्या है, तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी थी, तुम्हारी प्लानिंग थी, वो सही नहीं थी बच्चों। तो अगर आप एक अच्छे तरीके से, अगर अच्छे शेड्यूल से, अच्छी प्लानिंग से अगर चलेंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, किताब उठा ही लग गए। ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू मेक योर प्लान। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने से पहले तुम्हारी बेसिक एलिजिबिलिटीज़ वो पूरी होनी चाहिए, अदरवाइज़ तुम लोग सेलेक्ट ही नहीं पाओगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मिनिमम 50 नंबर चाहिए, 50% नंबर चाहिए किसमें, 12th में, और वो तुम्हारे जनरली आ जाते हैं। दिस इज़ नॉट ए बिग टास्क। मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश, कुछ बच्चों के इंग्लिश में कम नंबर रहते हैं 50 से, तो वो बच्चे एश्योर रहें कि वो अपना इंग्लिश में स्कोर 50 नंबर से ऊपर लेके आए। एज लिमिट जो है 17 से 21 साल तक के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करने की डेट है वो 16.5 के आसपास अप्लाई कर सकते हो और 20.5 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डिप्लोमा के होते हैं, 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है। किसी ने अगर 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स वाले। लेकिन उनके भी इंग्लिश में या तो 10th में कितने नंबर होने चाहिए, 50 नंबर होने चाहिए। किस में, इंग्लिश में। इंग्लिश में 50 मार्क्स होने चाहिए 10th में। या अगर डिप्लोमा में उनके पास क्या है, इंग्लिश है, तो उसमें भी कितने नंबर होने चाहिए, 50 नंबर होने चाहिए। देन यू कैन बी एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी हम बेसिक डिस्कस करेंगे, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में वो चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या ज़रूरत है उसके ऊपर भी चलते हैं बच्चों। सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम।
अब मैंने किस पे आया हूँ, सिलेबस पे, क्योंकि सबसे पहला तुम्हारा रिटन एग्ज़ाम है और उस रिटन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तुम्हें सबसे पहले फोकस करना होगा किस पे, सिलेबस पे। सिलेबस में तुम्हारे क्या आने वाला है, इंग्लिश आती है, मिनिमम मार्क्स 20 नंबर, 20 नंबर की इंग्लिश आती है और 20 ही क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है यहाँ पे। अब देखो सिलेबस के अंदर हम लोग सिलेबस के ऊपर ही क्यों जा रहे हैं बच्चों, सबसे पहला काम हमारा क्या हमारे एग्जाम में आने वाला है, सबसे पहले उसको रीड करना है। ऐसे ही नहीं है कि इंग्लिश आती है इंग्लिश पढ़ने लग गए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा सिलेबस, हमारे सिलेबस के अंदर शॉर्ट पैसेज आता है और शॉर्ट पैसेज के भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन में से हमारे 4 नंबर पक्के, यू विल अचीव 100% स्कोर। अब देखो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, 101% 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसका 5वां क्वेश्चन भी आ सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द एग्जाम। तो 4 क्वेश्चन पक्के हैं और यहाँ पे गलती होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। तो यहाँ पे तुम 101% कितने ले सकते हो, 4 नंबर पक्के, यहाँ से ये 4 नंबर पक्के। दूसरा आता है ग्रामेटिकल पोर्शन, ग्रामेटिकल पोर्शन में तुम्हारे कितने क्वेश्चंस आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये 7 से 8 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमें इनके लिए थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक जनरली बच्चे कर जाते हैं और क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं क्योंकि तुम कहीं ना कहीं छोटी मिस्टेक कर जाते हो। लेकिन यहाँ पे अगर तुम एक्सरसाइज को प्रॉपरली करते हो, जितनी भी तुम जैसे नाउन पढ़ रहे हो, प्रोनाउन पढ़ रहे हो, एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, एडवर्ब पढ़ रहे हो, टेंस पढ़ रहे हो, कंजक्शन पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर तुम्हें बारीकी से स्टेटमेंट दी जाती है, उसके अंदर एरर्स होती हैं, उनको तुम्हें पकड़ना होता है कि कहाँ पे एरर्स है। तो ये चीज़ें तुम्हें बारीकी से करनी होती हैं, तो इस पर तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तीसरा पार्ट आता है वोकैब का। वोकैब में अप्रोक्स 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको तुम रट्टा मार के मगअप करके कर सकते हो। 4 से 5 क्वेश्चन में तुम्हारा आएगा एंटोनिम, सिनोनिम्स, इनमें से एक एंटोनिम एक सिनोनिम आएगा ही आएगा, एक इडियम फ्रेज में से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में और एक स्पेल करेक्ट। ये 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम 4 से 5 नंबर इजीली ले सकते हो बच्चों। ये तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी मेहनत होती है, तुम लोग कितनी मेहनत करते हो, कितना एफर्ट लगाते हो इस पर। एक अच्छा टीचर जो है तुमको सिर्फ इस पर गाइड कर सकता है, बाकी काम तुम्हारा होता है। ठीक है, अगला पार्ट आता है नरेशन में से भी एक क्वेश्चन आता है और वॉइस में से भी एक क्वेश्चन आता है, ये पक्का है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जंबल्ड सेंटेंस में से भी एक क्वेश्चन आता है और सेंटेंस कन्वर्जन में से भी एक क्वेश्चन आता है। तो लगभग टोटल हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन में से लगभग हम कितने नंबर ले सकते हैं, 15 मार्क्स तुम इजीली ले सकते हो। अगर एक अच्छा स्टूडेंट है तो वो 20 में से 20 मार्क्स भी ले सकता है, इंग्लिश का पेपर ऐसा आता है तुम्हारा। तो तुम यहाँ पे अगर मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो 50+ स्कोर का स्टूडेंट हर कोई कर सकता है इस एग्ज़ाम के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर हम लोग कितने ले सकते हैं, 15+ मार्क्स ले सकते हैं। अगला जो पेपर आता है वो किसका होता है, फिजिक्स। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं बच्चों और 25 क्वेश्चंस कितने नंबर के होते हैं, 25 नंबर के होते हैं। 20 ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। अब देखो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है, फिजिक्स का जो सिलेबस है वो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। यहाँ से यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का 101% आता है बच्चों। दूसरा पार्ट है काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशंस, वर्क एनर्जी एंड पावर। इन तीनों टॉपिक्स में से तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और मैं बता दूं, काइनेमेटिक्स के, लॉज ऑफ मोशंस के, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो है इनमें से इनके जो फॉर्मूलाज हैं वो रट लेना, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के अंदर। या तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे या न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। तो फॉर्मूला तुमको सब टॉपिक्स के जितने भी फॉर्मूला हैं वो याद होने चाहिए बच्चों। और यहाँ से तुम 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन ये 4 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे ही आएंगे, इनको तुम्हें करना ही करना है।
मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिजिक्स के अंदर जनरल बेसिक लाइफ से जो भी क्वेश्चन रिलेट करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट को याद करने का तरीका बच्चों क्या होता है कि तुम अपनी डेली लाइफ से उसको कोरिलेट कर लो। कभी भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत नहीं होगा। तुम्हें पता तो होता है कॉन्सेप्ट के बारे में कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अंदर कन्फ्यूज़न होता है कि ये सही है या ये सही है। लेकिन उसको अगर सही करना है तो अपनी डेली लाइफ से कोरिलेट करो, उसको कभी भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। ग्रेविटेशन से भी एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों, तो ये याद रखना। ग्रेविटेशन में हमें फोकस करना है और इसमें भी लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जी से रिलेटेड, स्मॉल जी या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हमारे से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों। थर्मोडाइनमिक्स, इसके फॉर्मूलाज याद कर लेना, इसका भी एक क्वेश्चन 101% पक्का आएगा ही आएगा। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ओसिलेशन ऑफ वेव्स, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो ये चीज़ें सिलेबस जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। किस टॉपिक में फॉर्मूलाज पे कंसंट्रेट करना है, थ्योरी पे कंसंट्रेट करना है, कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करना है, ये डिटेल में तुमको ये सारी चीज़ें सीखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं बच्चों। इन चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट थ्योरी, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑप्टिक्स, यहाँ से बच्चों ये जो टॉपिक हैं मैंने ये बताए और ये बताए, इन टॉपिक्स में से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स पे तुमको कंसंट्रेट करना ही करना है। ऑप्टिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर तुमको फोकस करना होता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन बन जाता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है। तो तीनों चीज़ों पे तुमको फोकस करना है और 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, दैट इज़ अ बिग अमाउंट, और इस पे तुमको बहुत कंसंट्रेट करना है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इन दोनों टॉपिक्स से एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है। कम्युनिकेशन सिस्टम है, यहाँ पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और समटाइम्स क्या होते हैं, लेटेस्ट सिनेरियो कोई भी रिसर्च वगैरह हुई है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस पे ध्यान रखें कि यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस भी जा सकते हैं, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। टोटल हमारे 25 क्वेश्चन बच्चों, और यहाँ पे तुम स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स में बच्चों को दिक्कत आती है कि वो पास नहीं कर पाते, मिनिमम जो कट ऑफ है उसको ही क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम्हारी अच्छी स्ट्रेटजी, अगर अच्छी प्लानिंग है तो तुम यहाँ पे 15 से 20 नंबर इजीली ले सकते हो। 15 to 20 मार्क्स, अगर तुम पेपर टफ भी है तो भी 15 मार्क्स इजीली ले सकते हो। तो ये ध्यान रखना बच्चों, फिजिक्स में फेल ना हो। ज़्यादातर बच्चों की फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है। मैथमेटिक्स अगला पार्ट है, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं इसको एक बार में कर लूँगा, मेरे को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं बच्चों, एक तो इसमें स्कोर भी अच्छा कर सकते हो, दूसरा जो है समटाइम्स बच्चे इसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। इवन तो 80% से अबोव वाले बच्चे हैं वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। रीज़न क्या होता है, टाइम। इस एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत क्रूशियल है और तुम्हारे पास इस एग्ज़ाम को देने के लिए लिमिटेड टाइम होता है। 60 मिनट्स में ये पेपर करना होता है तुमको, और 60 मिनट्स के अंदर मैथ के क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन। बोर्ड के अंदर तुम्हारे 25 क्वेश्चन टोटली आते हैं लगभग, लेकिन यहाँ अकेले 60 मिनट में तुम्हें 3 सब्जेक्ट करने हैं। फिजिक्स भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है और मैथमेटिक्स भी करनी है। मैथमेटिक्स में सेट रिलेशन फंक्शन से यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन आता ही आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन, समटाइम्स 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछ लेता है तो 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, गांठ मार लेना, पक्का आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, गांठ मार लेना इनको, और पक्का
इनसे एक क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना इनको। लीनियर इनइक्वालिटीज यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। किससे? लीनियर इनइक्वालिटीज से एक क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आता नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ से बच्चों एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंफर्म है, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है इस पर। बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कार्टेशियन सिस्टम, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इन 3-4 टॉपिक से अगर बात करें तो। स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन, ये 2D ज्योमेट्री है। सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, कॉनिक सेक्शन, इन तीनों से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, तो ये फोकस करना है तुमको। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आएगा, पक्का आएगा, याद रखना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे, तो इस पे भी तुमको फोकस करना है, याद रखो, इनके ऊपर तुम्हें फोकस करना ही करना है। अगला है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे 5 से 6 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स को छोड़ना मत, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस लेंदी आ जाते हैं, बच्चों को टाइम लग जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें छेड़ना नहीं है, यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन। लेकिन फिर भी अगर जितना हो सके उतना मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में तुम्हारे 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन में मैं ये कहता हूँ तुम लोग यहाँ पे 17 से 18 क्वेश्चन हर कोई ले सकता है। अगर जिसके पास भी मैथमेटिक्स थी वो बच्चा 17 से 18 नंबर 101% ले सकता है, और ये स्कोर एक अच्छे स्टूडेंट के लिए 20+ होता ही होता है। तो एक अच्छा स्टूडेंट 20+, लेकिन अगर तुम इतना स्कोर करते हो तो भी तुम्हारे लिए एक अच्छी पोजीशन पे तुम लोग क्वालिफाई कर जाओगे। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर प्रोबेबिलिटी, वेक्टर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, यहाँ से भी अगर टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ से भी हमारे 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बच्चों। अब देखो, इंग्लिश में हमारे 15 नंबर, फिजिक्स में हमारे 15+ नंबर, 15 लगा लो तुम, ठीक है। मैथमेटिक्स में 17 नंबर या 18 नंबर, ये अगर स्कोर करें तो ये 47 मार्क्स के अराउंड जाता है, और 47 मार्क्स पे तुम 101% क्वालिफाई कर जाओगे। 47 मार्क्स पे तुम 101% क्वालिफाई कर जाओगे, तुमको कोई नहीं रोक सकता, क्वालिफाई भी कर जाओगे और इवन दो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा अगर इतना तुम्हारा स्कोर आ रहा है। मैंने बहुत ही मिनिमम मार्क्स तुम्हारे लेके चले हैं, 15 नंबर। इंग्लिश में बच्चों की कमज़ोरी होती है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश में इतने नहीं आ पाएंगे, लेकिन इंग्लिश में अगर थोड़े दिन प्रैक्टिस करते हो तुम इतना स्कोर ईजिली कर सकते हो। 15 नंबर फिजिक्स में ये टफ़ टास्क होती है, कुछ बच्चों को घबराहट होती है, कुछ बच्चों के पास थोड़ी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में, लेकिन ये मैंने बहुत कम मार्क्स जोड़े हैं बच्चों, और ये तुम ईजिली ले सकते हो 25 में से 15 नंबर, और मैथ में तो ये आराम से आ सकते हैं तुम्हारे 17 नंबर। तो 47 मार्क्स, यू विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम 101%। आगे देखो किस तरीके से हम लोग, सबसे पहले हमने अभी तक क्या किया है, सिलेबस डिस्कस किया है, कहाँ से क्या आने वाला है, कितनी चीज़ें आएंगी, क्या क्या हमें कवर करना है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब लेकिन पढ़ना कैसे है, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है पेपर को, ये सारी चीज़ें। मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 25 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। यहाँ की अगर कट ऑफ भी बात करें, प्रीवियस कट ऑफ की बात करें, तो 9 नंबर, 9 नंबर किसकी थी, मैथमेटिक्स की। मिनिमम 9 नंबर आने चाहिए, लेकिन तुम 17 से 18 नंबर ले सकते हो यहाँ पे, 17 to 18। फिजिक्स की बात करें, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, यहाँ भी 9 नंबर पे क्वालिफाई होता है। मिनिमम क्यों नंबर लेने ज़रूरी है हर सेक्शन में तुमको, और यहाँ से हमारे लगभग नंबर 15 नंबर आते ही आते हैं। इंग्लिश में 10 नंबर, मिनिमम 10 नंबर कट ऑफ थी, तो यहाँ से लगभग तुम 15 नंबर ले सकते हो। टोटल कितना, 47, और 47 का स्कोर, और इससे प्लस मार्क्स लेते हो तो तुम क्वालिफाई हो ही हो। लेकिन अगर ये समझ लो 40 से कम है तो तुम्हारे ऊपर रिस्क हो सकता है।
1/4 नेगेटिव मार्किंग 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये बच्चों ध्यान रखना है, इस पेपर के अंदर गलत अटेम्प्ट ना करें, जो तुमको आता है उसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, तब तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओवरऑल कट ऑफ जो होती है इसकी अगर बात करें इस एग्ज़ाम की, तो 30 से 35 नंबर के बीच में इस एग्ज़ाम की कट ऑफ रहती है। तो बेसिक कट ऑफ कितनी रहती है? 30 से 35 नंबर के बीच में रहती है। फिक्स नहीं है, लेकिन ये वेरी कर सकती है, डिपेंड ऑन द पेपर के ऊपर भी डिपेंड करती है। हाँ, दो चीज़ें ज़रूर हैं, एक जो एयरफोर्स का फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसकी कट ऑफ जनरली क्या होती है? कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है। एयरफोर्स का सेकंड एग्ज़ाम होता है उसकी कट ऑफ कम होती है। समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं पेपर टफ आता है, लेकिन पेपर भी टफ आता है और स्टूडेंट्स जो हैं अप्लाई करने वाले वो भी शायद कम होते हैं, उस वजह से भी समटाइम्स ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है कट ऑफ। हाउ टू अचीव गुड स्कोर? देखो किस तरीके से हम अच्छा स्कोर इस एग्ज़ाम के अंदर कर सकते हैं। टाइम क्या होता है? 60 मिनट टाइम ड्यूरेशन होता है इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए। 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन के अंदर हमें मिलती है 60 मिनट। 60 मिनट्स के अंदर हमें ये पेपर करना है बच्चों, 60 मिनट्स। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी? मेक हैबिट ऑफ पेपर प्रैक्टिस। पेपर प्रैक्टिस मतलब कि आप अपनी शुरू से ही हैबिट बना लें पेपर सॉल्यूशन करने की, क्योंकि पेपर के अंदर टाइम को सेट करने के लिए तुम ये सोचो ना कि मैं वहाँ जाके फाइनल एग्ज़ाम में जाके अपनी स्ट्रेटजी अपनी प्लानिंग चेंज कर लूँगा, नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो तुमने आज जो स्ट्रेटजी बनाई है वैसी ही स्ट्रेटजी तुम फॉलो करोगे फाइनल अटैम्प्ट में। तो ये ध्यान रखना, आज जैसा तुम अटैम्प्ट कर रहे हो वैसा ही अटैम्प्ट वहाँ पे कर पाओगे, कोई भी चमत्कार नहीं होने वाला है। तुम ये सोचो ना कि वहाँ से भगवान आके बैठ जाएंगे तुम्हारे पास और तुम सारा अटैम्प्ट कर पाओगे, नहीं। आज जितने अटैम्प्ट कर पा रहे हो क्या पता उससे भी कम हो। कोशिश ये करो कि डेली प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस करो, जो हमारी गलतियाँ हो रही हैं, जो हमें टाइम लग रहा है, उन टाइम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करो। एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड्स, ये हम लोग एनालाइज क्यों करते हैं? प्रीवियस ट्रेंड को एनालाइज इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि यहीं से हम लोग अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पिछले पेपर्स में फिजिक्स का पेपर कैसा आया था, मैथमेटिक्स का पेपर कैसा आया था, इंग्लिश का पेपर कैसा आया था, कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। और हम लोग तुमको इतनी चीज़ें बता देते हैं कि तुम अगर उन चीज़ों को पढ़ लेते हो, हमने जो प्लानिंग बताई है, स्ट्रैटेजी बताई है, अगर वो चीज़ें फॉलो कर लेते हो तो भी तुम इजीली क्रैक कर जाओगे, इजीली क्रैक कर जाओगे, कोई नहीं रोक सकता तुमको। मैनेज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन का टाइम ड्यूरेशन तुमको सेट करना है। हर बच्चे की अलग अलग स्पीड होती है, क्या पता वो मैथमेटिक्स में बहुत तेज़ हो, क्या पता कोई बच्चा फिजिक्स में बहुत तेज़ हो। तो हर बच्चे की अलग अलग प्लानिंग, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। कुछ इंग्लिश में बहुत जल्दी कर लेते हैं, 5 से 7 मिनट के अंदर इंग्लिश के पूरे 20 क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ, इंग्लिश के अंदर एक नॉर्मल अगर टाइम देते हैं, पैसेज अगर आता है, तो हमें लगभग 8 से 10 मिनट किसके लिए चाहिए? इंग्लिश के लिए चाहिए। किस सेक्शन को? इंग्लिश को तुम्हें 10 मिनट देनी है, 8 से 10 मिनट तुम दो इस पेपर को, फिर तुम अच्छा अटैम्प्ट कर पाओगे। दूसरा पेपर आता है फिज़िक्स का। फिज़िक्स के अंदर तुम 22 से 25 मिनट, 22 से 25 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करो कि तुम लोग इस पेपर को अटैम्प्ट कर पाओ, क्योंकि यहाँ से तुम मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, 25 क्वेश्चन तक रीच कर सकते हो इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तीसरा सेक्शन आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के अंदर तुम लोग थोड़ा कई बार लेंदी भी हो जाता है, हर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। फिजिक्स में तो क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, थ्योरी पता है, तो तुम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, जिसमें तुम डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, शॉर्ट मेथड्स यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुमको मैं मानता हूँ 25 से 28 मिनट तुमको इस सेक्शन के अंदर लग जाती हैं अटैम्प्ट करने के लिए। तो इतना टाइम अगर तुम देते हो इंडिविजुअल सेक्शन को, तो यू विल अचीव बेटर, तुम एक अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड क्या रहा है, प्रीवियस ईयर्स पेपर का ट्रेंड क्या रहा है, प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2018 में जो पहला पेपर हुआ था एक्स ग्रुप की कट ऑफ थी 38 नंबर और वाई ग्रुप की कट ऑफ थी 36 नंबर। बट यहाँ पे बहुत बड़ा एक चेंज था,
बट देयर वर नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। पहले क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अगली बार जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ 2018 का जो पेपर, सेकंड पेपर जो आया, उसमें पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग हुई थी बच्चों। और नेगेटिव मार्किंग में क्या हुआ 2018 सेकंड के पेपर में, ये जो कट ऑफ थी यहाँ से डिग्रेड होके कितने नंबर पे आ गई, 27 नंबर पे आ गई। दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। 11 नंबर का डिफरेंस होता है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज हुए, क्यों? बच्चों को हैबिट थी नेगेटिव क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, और यहाँ पे एकदम से नेगेटिव जब मार्क्स कटे तो हमारे नंबर क्या हो गए, कम हो गए। कट ऑफ 27 नंबर पे आ गई और वाई ग्रुप की कट ऑफ किस पे आ गई, 32 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी, इस वजह से क्या हुआ कि हमारी मार्किंग डाउन होगी। तो ध्यान रखो बच्चों कि हमें क्वेश्चन जो नहीं आते हैं, गलत हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि गलतियां, जो गलत क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे सही क्वेश्चन के नंबर को काट देते हैं, और तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा जब तुम्हारे आते हुए क्वेश्चन, जब तुम क्वालिफाई कर सकते थे लेकिन गलत क्वेश्चंस की वजह से तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो तुम्हें बड़ा दुख होगा। ये ध्यान रखना इसको। अगला है, जब हम रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटर्न का चीज़ें मैंने बताई तुमको अच्छी तरीके से, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम का सिलेबस तुम तैयार कर लेते हो, क्या सिलेबस आने वाला है, सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालाइज कर लेते हो, पेपर की प्रैक्टिस करते हो, हर रोज़ तुम्हारे अंदर क्या गलतियां हैं उनको इम्प्रूव करते हो, धीरे धीरे तुम सारी चीज़ें परफेक्ट कर लेते हो। तो रिटर्न एग्ज़ाम को जब तुम क्वालिफाई कर लेते हो तो सेकंड फेज़ में क्या आता है, तुम्हारा फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी टेस्ट होता है। और पीएफटी टेस्ट में बच्चों रेस होती है जिसको तुम्हें 6.5 मिनट के अंदर करना होता है, 1600 मीटर की रेस। जी हाँ, 1600 मीटर की रेस होती है 6.5 मिनट में, और हम लोग तुमको 2 महीने के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर इसके लिए एकदम रेडी कर देते हैं, चाहे कितना भी टाइम तुमको लगता हो। इसके लिए 2 महीने से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। 20 स्क्वाट्स तुमसे करवाई जाती हैं, 10 सिटअप्स होती हैं, 10 पुशअप्स होती हैं। ये बेसिक फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है, पीएफटी टेस्ट होता है। इसको अगर क्वालिफाई कर लेते हो तुम, फिर तुम्हारा होता है एसआरटी, एयरफोर्स अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसमें एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तुमको सिचुएशंस दी जाती हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि 45 क्वेश्चंस होते हैं और 35 मिनट्स में करने होते हैं। सिचुएशन दी जाती है, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम लोग किस तरीके से उन सिचुएशंस के ऊपर अपना आंसर देते हो, ये तुम्हारा एनालाइज किया जाता है कि तुम लोग उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हो। ये एसआरटी टेस्ट होता है तुम्हारा। इसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन। बच्चों, ग्रुप डिस्कशन में तुमको एक राउंड टेबल के ऊपर बिठा दिया जाता है, 10 से 15 स्टूडेंट्स को टाइम दे दिया जाता है, उतने टाइम ड्यूरेशन में एक टॉपिक दे दिया जाता है कि इस टॉपिक पे तुमको डिस्कशन करना है। लेकिन मैं बता दूं, वो जो टॉपिक होता है करंट सिनेरियो से रिलेटेड, जो भी करंट में चीज़ें चल रही होती हैं उसी से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है कि हमें उन की पॉइंट्स को फोकस करना होता है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर हम गलतियां ना करें। हमने जो भी डायरेक्शन चूज़ की है उसमें हम अपने आप को जस्टिफाई कर पाएँ कि हमने जो पॉइंट्स बोले हैं दैट आर करेक्ट। अच्छा होता है कि तुम लोग अपने आप को इनिशिएट कर पाओ, उसके अंदर जो भी टॉपिक तुमको मिला है उसे एक अच्छा इनिशिएटिव दे पाओ तुम अपने ग्रुप के अंदर। अगर अच्छा इनिशिएटिव नहीं दे पाए, बीच में तुमको टाइम नहीं मिला बोलने का, तो अगर लास्ट में अगर तुमको टाइम मिल रहा है तो एक कंक्लूजन तैयार कर लो। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि ग्रुप के अंदर कुछ बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता, तो अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन में जो भी लीडर हमारा ले रहा होता है तो वो हमें टाइम देते हैं कि बच्चे आप तुम बोल सकते हो। तो तुम एक अपना अच्छा कंक्लूजन तैयार करके रखो। अगर तुम्हें स्टार्टिंग में टाइम नहीं मिला, बीच में भी बोलने का मौका नहीं मिला, तो लास्ट में एक अच्छा कंक्लूजन देके तुम अपने आप को एक परफेक्ट जीडी के लिए तैयार कर सकते हो। मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? विजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में +-1.5 तक बच्चों को एलिजिबल होता है। अगर स्पेक्स के साथ तुम 6/6 हो, स्पेक्स में 1.5 या +-1.5 है तो वो एलिजिबल होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने
अगर लेज़र करवा रखी है, हाइपरमेट्रोपिया अगर ऑपरेशन हो रखा है, वो लोग जनरली एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर पता लग जाता है तो तुम लोगों को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। इतने नंबर तक ले, अगर किसी बच्चे के इससे ज़्यादा नंबर हैं, सपोज करो किसी के ±3 तक है, तो वो लोग एयरफोर्स में वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एयरफोर्स में एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखें। अगला जो है कुछ नोट मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। लेटेस्ट प्रेस्क्रिप्शन एंड स्पेक्टिकल फॉर द करेक्टेड विजन इफ यूज्ड, द प्रेस्क्रिप्शन मस्ट बियर द सिग्नेचर, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ आई स्पेशलिस्ट कॉर्नियल सर्जरी। PRK और लेसिक इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये मैंने बताया, जिसने भी कॉर्नियल सर्जरी करवाई है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। टार्टर एंड स्टेन्स रिमूव्ड फ्रॉम द ईयर टिथ, मतलब दांतों के अंदर कुछ फंसा हुआ तो उसको साफ कर लें। बिफोर अपियरिंग फॉर द ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट अपियर होने से पहले ईयर्स शुड बी फ्री ऑफ वैक्स। जो तुम्हारे ईयर्स हैं, कान हैं, उनके अंदर जो वैक्स होती है उनको साफ़ करवा के जाएं टेस्ट होने से पहले। वहाँ पे भी वैसे जनरल होता है कि वहाँ पे भी तुम्हारा ईयर्स को साफ़ किया जाता है। और तुम्हारी जो हियरिंग कैपेबिलिटी होती है वो दोनों कान की प्रॉपर होनी चाहिए। आगे अगले वाले वीडियोस में बच्चों मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमने स्टूडेंट्स के एनालिसिस से प्रिपेयर किए हैं बच्चों। तो कुछ वीडियोस हम आगे ऐसे भी लेके आएंगे जिसमें तुम्हारे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं हमारे, उनसे तुमको इंटरेक्ट करवाएंगे और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटजी अपनी प्लानिंग की, पेपर को प्रिपेयर किया और देन इजीली वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर गए। और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर ये स्ट्रेटजी इसी प्लानिंग से अगर आप चलते हैं तो 101% इन ए सिंगल अटैम्प्ट यू विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।